Hello friends, welcome to Nursing Current and Practical. So this is the continuation video of Nursing Officer previous year exam which was held in 2019. So इसके हम 158 क्वेश्चन कर चुके हैं. We are starting now 159 question. So the question is, the patient is posted for intravenous pyelogram. Which of the following is a correct intervention? कोई पेशेंट है जो पाइलोग्राम के लिए इंट्रावेनस पाइलोग्राम के लिए पोस्टेड हैं. सो इस डायग्नोस्टिक टेस्ट के लिए आपको कौन सी इंटरवेंशन करना है. सो ऑप्शन 1, असेस फॉर आयोडीन सेंसिटिविटी. बिफोर पाइलोग्राम आयोडीन सेंसिटिविटी के लिए चेक करना है, बिकॉज पाइलोग्राम में कॉन्ट्रास्ट इंजेक्ट करते हैं जिसमें आयोडीन होता है और इसलिए पेशेंट को आयोडीन एलर्जी के लिए टेस्ट करना है. इंट्रावेनस पाइलोग्राम किडनी, यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर में कोई किसी तरीके की ऑब्स्ट्रक्शन या क्या कोई प्रॉब्लम होती है उसके लिए किया जाता है. नेक्स्ट है, द नर्स इज टेकिंग केयर ऑफ ए पेशेंट विद सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एंटी डायरेटिक हार्मोन दैट इज कॉल्ड SIADH. वन ऑफ द पेशेंट विद SIADH syndrome of inappropriate एंटी डायरेटिक हार्मोन इटसेल्फ ए क्वेश्चन. इसका भी कई बार फुल फॉर्म पूछ लेते हैं. सो पूछा है, इन दिस कंडीशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट नर्सिंग इंटरवेंशन फॉर दिस कंडीशन, कि SIADH में कौन सा नर्सिंग इंटरवेंशन करेक्ट करना चाहिए. सो नंबर 2, रिस्ट्रिक्ट फ्लूइड इनटेक टू नॉट मोर देन 1000 ml पर डे. ऐसे पेशेंट में फ्लूइड इनटेक लिमिट करना है, दैट इज़ ओनली 1000 ml पर डे. इससे ज़्यादा फ्लूइड पेशेंट को नहीं लेने देना. इट्स ए नर्सिंग इंटरवेंशन कि उसका फ्लूइड इनटेक एंड आउटपुट चार्ट मेंटेन करना है एंड इट शुड बी लेस देन 1000 ml पर डे. नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द क्लासिक मैनिफेस्टेशन ऑफ पार्किंसन डिजीज़. पार्किंसन डिजीज़ का क्लासिक मैनिफेस्टेशन क्या है. क्लासिक मीन्स वेरी पर्टिकुलर, कि अगर ये सिम्टम है तो पार्किंसन डिजीज़ है. सो नंबर 4, ट्रेमर, रिजिडिटी एंड ब्रैडीकाइनेसिया. अगर ये तीनों सिम्टम एक साथ है, सो दीज आर द क्लासिक सिम्टम्स ऑफ पार्किंसन डिजीज़. ट्रेमर्स, रिजिडिटी, ब्रैडीकाइनेसिया. ब्रैडीकाइनेसिया मीन्स स्लोनेस ऑफ एक्टिविटीज़, बहुत ही धीरे धीरे काम करने लग जाता है. रिजिडिटी, इट्स अ स्टिफनेस. And tremors, you all know tremors, involuntary movements. Next question, a 30-year-old adult met with in motor vehicle accident RTA 3 days ago and has been diagnosed with fat embolism syndrome. Identify the type of fracture that has occurred. One of the patient who had RTA road traffic accident 3 days ago, 3 दिन पहले उसका एक्सीडेंट हुआ है. Now he diagnosed or she diagnosed with the fat embolism syndrome. So आपको type of fracture इसमें identify करना है. So in the option there is number 3, femur fracture. So femur fracture में fat embolism होने के रिस्क बहुत ज़्यादा होते हैं as compared to small bone fractures जो आपके options में हैं, because femur is a very long large bone और इसमें ब्लड सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा होता है. दैट इज़ वाई इट्स अ चांस टू अकर फैट एम्बोलिज्म मोर देन अदर फ्रैक्चर्स. सो इफ़ देयर इज़ फैट एम्बोलिज्म मे बी चांसेस फॉर फीमर फ्रैक्चर. उल्टा करके भी पूछ सकते हैं कि फीमर फ्रैक्चर है तो क्या व्हाट आर द रिस्क फैक्टर. सो वन ऑफ द रिस्क फैक्टर इज़ फैट एम्बोलिज्म. नेक्स्ट है, विच ईयर वॉज द चाइल्ड लेबर एक्ट पास्ट. कौन से साल में चाइल्ड लेबर एक्ट पास हुआ था. इट्स ए एक्ट विद लिमिट, जिसमें कि बच्चों को काम करने पे लिमिटेशंस होती हैं. एक एज तक वो काम नहीं कर सकते हैं. अगर उन्हें कोई भी ज़बरदस्ती काम करवा रहा है तो दैट इज़ अ लीगल क्राइम. सो दैट एक्ट वाज पास्ड इन 1986. 1986 में चाइल्ड लेबर एक्ट पास हुआ था. नेक्स्ट है, व्हाट इज़ एंडोगेमी. एंडोगेमी क्या है. एंडोगेमी इज़ रिलेटेड टू मैरिज. सो ऑप्शन 1,
मैरिंग विद द सेम कल्चर एंड एथनिक ग्रुप, सेम कल्चर और सेम एथनिक ग्रुप में शादी करना, मैरी करना, दैट इज एंडोगेमी। विद इन ये एंडोगेमी, पॉलीगेमी, polyandry, these are the type of marriage. So endogamy is marriage within the culture. Next है separation of subject cases not longer than longest usual incubation period is called. Separation of subject case not longer than the longest usual incubation period is called quarantine. कि अगर किसी को सिम्टम्स हो गए हैं, इनिशियल हुआ है सिम्टम्स और उसका इंक्यूबेशन पीरियड इज़ वेरी लॉन्ग, तो पेशेंट को कुछ फिक्स टाइम के लिए आइसोलेट करते हैं, दैट टाइम इज़ कॉल्ड क्वारंटाइन। जैसे कोविड में ओनली वॉज 14 डेज़ के लिए क्वारंटीन करते थे। सो दिस इज़ अ पीरियड ऑफ कि इंक्यूबेशन पीरियड तो बहुत मतलब लॉन्ग होता है, लेकिन उस क्वारंटीन पीरियड में वो more communicable होता है, that condition. Next, as per the International Health Regulation IHR, occurrence of which of the following disease is to be notified to WHO? According to IHR, International Health Regulation, कौन सी डिजीज़ WHO को नोटिफाई करनी है? इफ़ देयर इज़ अकरेंस ऑफ एनी डिजीज़, सो वो WHO को रेफरेंस करना है, उसको इन्फॉर्म करना है। सो दैट इज़ प्लेग। इफ़ देयर आर सम केसेस ऑफ प्लेग, तो अकॉर्डिंग टू IHR इट शुड बी नोटिफाइड टू WHO. Typhoid, tuberculosis and rabies, these are the common in community, but if there is any chance, any case of plague, so it should be notified to WHO. An endemic disease refers to, पूछा है endemic disease क्या होती है? So option 4, constant presence of a disease in a given geographical area. एक particular area में कोई भी disease अगर constantly present है तो that is called endemic. जैसे फॉर एग्जाम्पल टाइफाइड कभी भी हो जाता है इन कम्युनिटी, सम एरिया में मोर प्रोन टू गेट टाइफाइड वेरी फ्रिक्वेंटली, सो दैट कोल्ड इज एंडेमिक. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द वे टू एक्वायर एक्टिव इम्यूनिटी? आपसे पूछा है कि कौन से मैथड से एक्वायर इम्यूनिटी गेन नहीं होता. नोट, सो दैट इज़ एंटीबॉडी ट्रांसफ्यूज़न. अगर एंटीबॉडी ट्रांसफ्यूज़न करते हैं तो दैट इज़ नॉट दी वे टू एक्वायर इम्यूनिटी. दिस इज़ द वे टू एक्वायर पैसिव इम्यूनिटी, कि ऑलरेडी एंटीबॉडीज़ हैं और उनको ट्रांसफ्यूज़ कर रहे हैं. दिस इज़ अ पैसिव इम्यूनिटी एग्जाम्पल. सो अगर बाकी ऑप्शन की बात करें, एक्सपोजर टू डिजीज़, वैक्सीनेशन, एक्सपोजर टू सब क्लिनिकल इन्फेक्शन, दीज आर दी एक्टिव इम्यूनिटी. नेक्स्ट है, विच कमेटी इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज दी हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी? सो दिस इज़ फ्रॉम कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से है ये क्वेश्चन. पूछा है कि कौन सी कमेटी को हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी बोलते हैं. सो दिस इज़ भोर कमेटी. भोर कमेटी को ही हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी बोलते हैं. सो कमेटीज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट. आप एक बार कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से रेफर करके एक बार ज़रूर पढ़ना है. चड्डा कमेटी क्या है, मुटालियर, मुखर्जी, इनमें अलग अलग इंटरवेंशंस फॉलो किया गया था, तो एक बार ये ज़रूर पढ़ना है आपको. सो अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन, दिस इज़ बोर कमेटी. नेक्स्ट है, ऑन विच डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल शुड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स बी स्टार्टेड? मेंस्ट्रुएशन साइकिल के कौन से दिन पे OCPs शुरू करना चाहिए? सो दैट इज़ 5th डे. 5th डे पे ही OCPs शुरू करना चाहिए. अगर आपने कोई OCP का मतलब रैपर देखा है तो उसमें लिखा भी होता है ओनली 25 टैबलेट ऑफ OCP हार्मोनल टैबलेट एंड 5 टैबलेट आर आयरन टैबलेट. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एयरबोर्न डिजीज़? कौन सी डिजीज़ एयरबोर्न है? सो नंबर 1, इन दिस एग्जाम्पल डिप्थीरिया इज़ द एयरबोर्न डिजीज़. इसमें पूछ लेते हैं सिक टेस्ट भी रिलेटेड है. सिक टेस्ट किस में होता है?
ऑल्सो डिप्थीरिया में होता है। और इसमें जो पैलेट है दैट उसका डिस्कलरेशन भी हो जाता है ग्रे कलर में। नेक्स्ट है लोस्ट टू फॉलो अप इन ट्यूबरक्लोसिस ट्रीटमेंट मीन्स दैट। अगर ट्यूबरक्लोसिस पेशेंट का ट्रीटमेंट है और उसके कार्ड पे लिखा हुआ है लोस्ट टू फॉलो अप, तो इसका क्या मतलब है? सो दिस मीन्स इज ट्रीटमेंट इज इंटरप्टेड फॉर 2 consecutive month और मोर, कि कॉन्टिन्यूअस 2 महीने तक और उससे ज़्यादा तक पेशेंट ने ट्रीटमेंट इंटरप्ट किया है। सो दैट इज़ रिलेटेड टू लोस्ट टू फॉलो अप इन ट्यूबरक्लोसिस ट्रीटमेंट। इसमें डिफ़ॉल्टर भी होते हैं। डिफ़ॉल्टर जो बिल्कुल ही टैबलेट छोड़ देते हैं, कई कई महीनों तक उन्हें कुछ पता ही नहीं होता, कभी ले लिया कभी छोड़ दिया, दैट केसेस आर डिफ़ॉल्टर। लेकिन अगर उन्होंने कॉन्टिन्यू छोड़ा है टैबलेट्स तो दैट इज़ लोस्ट टू फॉलो अप। नेक्स्ट है द मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ इन्फेक्शन फॉर बॉटुलिज्म। बॉटुलिज्म का मोस्ट कॉमन सोर्स क्या होता है? सो दिस इज नंबर 2 कैंड वेजिटेबल। कैंड वेजिटेबल कैन कोज बॉटुलिज्म। जो पैक्ड वेजिटेबल्स होती हैं कैंड। नेक्स्ट द फ्री क्लोरीन विच इज़ एक्सपेक्टेड टू बी अवेलेबल आफ्टर एन 1 hour ऑफ क्लोरिनेशन। क्लोरिनेशन के 1 घंटे बाद जो फ्री क्लोरीन एक्सप्लोर होती है वो कितना होता है? दैट इज़ 0.5 mg/L। ये भी कम्युनिटी हेल्थ नर्स से कम्युनिटी हेल्थ बुक से ही है क्वेश्चन। सो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत आते हैं DSSB में। ज़्यादातर वो कम्युनिटी बुक के बीच में से रेफ़र करते हैं क्वेश्चंस। हिंदी में अगर देखें तो क्लोरिनेशन करण के 1 घंटे बाद मुफ्त क्लोरीन उपलब्ध होने की उम्मीद 0.5 mg/L। नेक्स्ट पी सूप डायरिया इज़ अ फीचर ऑफ। सो नंबर 2 टाइफाइड। वेरी कॉमन क्वेश्चन। पी सूप डायरिया या पी सूप स्टूल टाइप किस कंडीशन में होता है? दिस इज अकर इन टाइफाइड। नेक्स्ट a nurse asks a patient to remember an address consisting of about 5 to 4 hours. That is known to patient about 5 to 10 minutes later. She asks the patient to report the address. Which aspect of patient memory is nurse testing? किसी पेशेंट को बताया, कोई भी एड्रेस बता दिया और 5 से 10 मिनट के बाद उसको दोबारा पूछा वही एड्रेस, तो इस कंडीशन में कौन सी मेमोरी यू आर इंटरवीनिंग, कौन सी मेमोरी आपको पता करनी है? सो दिस इज़ रिसेंट मेमोरी। अभी कोई चीज़ बताई और 10 मिनट बाद दोबारा पूछना, दैट इज़ द टाइप ऑफ रिसेंट मेमोरी। नेक्स्ट व्हाट इज़ द थेरेप्यूटिक यूज़ ऑफ सेल्फ। सेल्फ का थेरेप्यूटिक यूज़ क्या है? नंबर 2 द एबिलिटी टू यूज़ वन पर्सनैलिटी कॉन्शियसली एंड इन फुल अवेयरनेस। सो ये इट्स अ डेफिनेशन ऑफ सेल्फ ऑल्सो, कि वी आर यूज टू से सेल्फ सेल्फ सेल्फ। तो इसका प्रॉपर डेफिनेशन इज़ द एबिलिटी टू यूज़ वंस पर्सनैलिटी कॉन्शियसली एंड इन फुल अवेयरनेस। नेक्स्ट व्हाट इज़ द थेरेप्यूटिक रेंज ऑफ ब्लड लिथियम लेवल। ब्लड लिथियम लेवल का थेरेप्यूटिक रेंज कितना होना चाहिए? सो दिस इज़ 0.8 MEq/L to 1.2 MEq/L। लिथियम इट्स अ एंटीसाइकोटिक मेडिसिन जो मूड डिसऑर्डर्स में यूज़ करते हैं, लेकिन इसका मतलब इसका ब्लड लेवल मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। ऑल्टरनेट डे पे इसका लेवल चेक करते रहना चाहिए और इट शुड बी 0.8 MEq/L to 1.2 MEq/L। वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी कॉमन क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में आता है ये वाला। नेक्स्ट है ब्यूलियर 4 A's of schizophrenia include all of the following except. So this is from psychiatry question. So पूछा है जो ब्यूलियर इट्स जो साइकेट्रिस्ट का नेम है, उन्होंने सिजोफ्रेनिया के लिए 4 A's मतलब A दिया था कि A से 4 सिम्टम्स शुरू होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड ब्यूलियर 4 A's। सो उसमें से पूछा है कि विच इज़ नोट। So number 4 auditory hallucination is not the part of
बैल्यूलियर 4, AS फॉर सिजोफ्रेनिया। बाकी के 3 हैं अफेक्टिव डिस्टर्बेंस, ऑटिस्टिक थिंकिंग एंड एम्बिवेलेंस। एम्बिवेलेंस मीन्स ड्यूअल टाइप ऑफ व्यूज़, एक बार नेगेटिव एक बार पॉजिटिव, एक ही चीज़ के लिए पॉजिटिव भी व्यू रखना और नेगेटिव भी व्यू रखना, दैट इज़ कॉल्ड एम्बिवेलेंस। लेकिन जो ऑडिटरी हैलुसिनेशन है, दिस इज़ अ नॉट पार्ट ऑफ दिस ए ऑफ सिजोफ्रेनिया। नेक्स्ट है ए पेशेंट एक्सपीरियंस मैनिया। किसी पेशेंट को मैनिया है एंड पेशेंट इज सेइंग वी कैन पैन रन प्लान, दिस कैन बी आइडेंटिफाई एज, सो दिस इज क्लैंग एसोसिएशन। एक ही रिदम में बोलना डिफरेंट वर्ड्स, कैन पैन रन प्लान ऐसे ऐसे बोलना, दैट इज क्लंग एसोसिएशन, और ये ज़्यादातर मैनिया वाले पेशेंट्स में अकर होता है। इलेशन, एकोलिया एंड वात्सालस, दीज आर ऑल्सो अकर्स, बट अगर आपको पर्टिकुलर लैंग्वेज दिया है, सो दिस इज क्लंग एसोसिएशन। A client expresses the feeling that armed forces are out to killing him. This could be an example of some patient, some client is expressing the feeling कि armed force जो है उसको मारना चाहते हैं। So ये किस delusion का example है? So number 2, delusion of persecution. Number 2. Next, which of the following is not a symptom of alcohol withdrawal? Alcohol withdrawal का symptom नहीं है. So this is redness of the face. Redness of the face is not the symptom of alcohol withdrawal. बाकी tremor, profuse sweating and persistent insomnia, these are the symptoms of alcohol withdrawal. Next question, distrust of other people and constant unwarranted suspicion in seen which of the following personality disorder? डिस्ट्रेस ऑफ अदर पीपल मतलब बिल्कुल ही दूसरों पे ट्रस्ट नहीं होना और अनवांट सस्पिशियस, हमेशा सस्पिशियस रहना अबाउट दी अदर्स। सो पूछा है कि विच ऑफ द पर्सनैलिटी इज़ दिस, विच ऑफ द पर्सनैलिटी डिसऑर्डर इज़ दिस? सो ऑप्शन 3, पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। कुछ कर रही है क्या? So this is a paranoid personality disorder. कि paranoid is related to suspicion, suspicious रहता है हमेशा patient. So this is paranoid personality disorder. Next question, which of the following is not a sign of Alzheimer dementia? कौन सा symptom Alzheimer dementia का example sign नहीं है? So loss of the weight. If there is loss of weight, this is not related to Alzheimer dementia. बाकी ऑप्शन 1, memory loss, disorientation and misplacing thing, these are the example of Alzheimer dementia. Next, which of the following is a risk factor for mania patient with suicidal tendency? जो mania patient they have higher risk of suicidal tendency. So पूछा है कि what is a risk factor? So the grandiose ideas, मतलब बहुत ही हायर पावर ऐसे उनको आइडियाज़ आते हैं कि आई कैन डू एनी थिंग, इफ़ आई हार्म माई सेल्फ आई विल नॉट डाई, दीज आर द काइंड ऑफ ग्रैंडियोज आइडिया. सो अगर ऐसे आइडियाज़ उनको आ रहे हैं, सो दिस इज रिस्क फैक्टर ऑफ सुसाइडल टेंडेंसी. वट इज़ द मीन्ड बाय थॉट ब्रॉडकास्टिंग? थॉट ब्रॉडकास्टिंग क्या मतलब है? वट इज़ थॉट ब्रॉडकास्टिंग? सो ऑप्शन नंबर 2, delusion that one's thought can be heard by others. So it's a type of delusion कि patient को लगता है कि his or her thoughts can be heard by others, which is not possible. So this is thought broadcasting. Patient can have delusion that one's thought can be heard by others. Next है, the purpose of social guidance is to. सोशल गाइडेंस का पर्पस क्या है? इट्स नंबर 3, डेवलप लीडरशिप क्वालिटीज़. लीडरशिप क्वालिटीज़ डेवलप करना इट्स अ पर्पस ऑफ सोशल गाइडेंस. अगर हिंदी में अगर इसको पढ़ें, सामाजिक मार्गदर्शन का उद्देश्य होता है नेतृत्व के गुणों का विकास करना. नेक्स्ट,
The subject matter, clinical experience and practice that the faculty plan and implement for particular group of student is called. Number 2, curriculum. सो इसका उल्टा भी हो सकता है कि व्हाट इज़ करिकुलम, जो हम सिलेबस पढ़ते हैं, जो मतलब जो भी स्टडी हम शुरुआत करते हैं उसका एक करिकुलम होता है. सो व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ करिकुलम? इट इज़ अ सब्जेक्ट मैटर, clinical experience and practice that the faculty plan and implement for a particular group of student. Next, the supervisory style whereas nursing officer behave like a parent and give constant guidance and direction to his or her subordinates is called as. It's a supervisory style जिसमें जो nursing supervisor होती है she behave or he behave like a पेरेंट्स की तरह बिहेव करती हैं एंड गिव्स कांस्टेंट गाइडेंस एंड डायरेक्शन टू हर सबऑर्डिनेट्स. सो ये कौन सा, इट्स अ विच टाइप ऑफ स्टाइल ऑफ लीडरशिप, सुपरवाइजर स्टाइल. सो ऑप्शन 3, बेनिवोलेंट स्टाइल. इन दिस स्टाइल सुपरवाइजरी जो होते हैं सुपरवाइजर, ही एक्ट्स लाइक ए पेरेंट्स. नेक्स्ट, the answerability of a staff nurse to his or her superintendent is known as. Any staff nurse in a ward, in OPD, जो भी उसकी answerability होता है towards the nursing superintendent, उसका एक particular term है. Which is this term? This is accountability. So what is accountability? This is the answerability of a staff nurse to his or her superintendent, nursing superintendent. So this is a definition of accountability. Next, the process of analyzing the intrinsic value of a material for achieving the objectives of organization is called. So this is called value analysis. Value analysis क्या होता है? The process of analyzing the intrinsic value of a material for achieving the objective of an organization. किसी भी organization में कुछ objective set किया होता है किसी भी material के लिए, so जो उसका intrinsic value होता है to achieving the objectives, this is called value analysis. So these question we are not familiar these kind of question, लेकिन जो नर्सिंग फाउंडेशन, नर्सिंग मैनेजमेंट का जो होता है ये वहाँ से है. नर्सिंग मैनेजमेंट की बुक भी एक बार ज़रूर रेफ़र करनी है बिफोर एग्ज़ाम, बिकॉज उसमें से भी काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं विच कैन कॉज कन्फ्यूज़न. So next question, the superior and subordinate relationship based on the number of level of responsibility reaching from the top to the bottom of organization is known as. So a superior and a subordinate relationship, मतलब जो superior जो supervisor है, जो head होते हैं, and subordinate जो उसको follow करते हैं, उनके जो बीच का relation होता है, इट्स बेस्ड नंबर ऑफ लेवल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. उसमें बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं रीचिंग फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. सो इसको क्या कहते हैं? दिस इज़ कॉल्ड स्केलर चेन. टू द हेड, फ्रॉम द हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू द सबऑर्डिनेट्स, उसमें जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, लेवल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, दिस इज़ कॉल्ड स्केलर चेन. नेक्स्ट, a type of sampling method that is used whenever it is hard to locate subject by researcher own self is called. So it's from also research question. A type of sampling method that is used whenever it is hard to locate the subject by researcher own self is called. अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है तो जो रिसर्चर है he or she can set a सब्जेक्ट्स, मतलब अपने लिए कुछ छोटा सा एग्जांपल सेट कर लेते हैं कि पहले इस पे एनालिसिस करेंगे, आफ्टर दैट जो उनका स्टडी प्लान है उसके लिए करेंगे. सो दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड स्नोबॉल सैम्पलिंग, मतलब छोटा पार्ट करके उसको एनालाइज करना, दैट इज़ कॉल्ड स्नोबॉल सैम्पलिंग. ए टाइप ऑफ सैम्पलिंग मेथड दैट इज़ यूज्ड व्हेनेवर इज़ हार्ड टू लोकेट सब्जेक्ट बाय द रिसर्चर ओन सेल्फ इज़ कॉल्ड. नेक्स्ट है द टेक्निक दैट मेजर पर्सन रिस्पॉन्स टू अंडरस्टैंड अनस्ट्रक्चर्ड स्टिमुलस इज नोन एज. सो दिस इज नोन एज प्रोजेक्टिव टेक्निक. प्रोजेक्टिव टेक्निक क्या है? इट्स अ टेक्निक दैट मेजर्स ए पर्सन रिस्पॉन्स, किसी भी पर्सन का रिस्पॉन्स को मेजर करना, टू
अनस्ट्रक्चर्ड स्टिमुलाई, जो पहले से फैमिलियर नहीं है, विच इज़ अनफैमिलियर, कभी भी एकदम से हैपन हो गया तो जो हैपनिंग है, जो एक्सपेक्टेड नहीं था, सो उसके जो प्रति रिस्पॉन्स होता है पर्सन का, उसको क्या कहते हैं, उस टेक्निक को बोलते हैं प्रोजेक्टिव टेक्निक, जो पहले से प्लान नहीं है। नेक्स्ट, इन क्रॉस सेक्शनल रिसर्च डिज़ाइन द डेटा, सो इट्स मेथड ऑफ क्रॉस रिसर्च, क्रॉस सेक्शन रिसर्च होती है। सो इसमें पूछा है कि जो डेटा है कहाँ से कलेक्ट करते हैं। सो नंबर 4, द डेटा इज़ कलेक्टेड एट पर्टिकुलर पॉइंट। जो क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़ में हमेशा जो डेटा एक पर्टिकुलर पॉइंट में से ही कलेक्ट करते हैं, उसका एक फ़िक्स टाइम पीरियड नहीं होता कि यहाँ से शुरू होना है वहाँ पे ख़त्म होना है, उसको किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ही कलेक्ट करना होता है। नेक्स्ट और लास्ट, द मेजरमेंट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ ए पॉपुलेशन इज़ कॉल्ड। पॉपुलेशन का न्यूमेरिकल वैल्यू मेज़र करना, what is this called? So this is called parameters. So parameters is a measurement of numerical value of a population. This is the definition also. So ये भी आप एक बार देख लेना है। नर्सिंग रिसर्च की बुक को रेफ़र करना ज़रूरी है बिफोर गोइंग दिस एग्ज़ाम। उसमें से लास्ट के जो 10-15 क्वेश्चन होते हैं ज़रूर पूछे जाते हैं, एंड इसमें नेगेटिव मार्किंग है, तो इसमें कन्फ्यूज़न बिल्कुल भी नहीं रखना है, अच्छे से तैयारी करनी है। सो इट्स एंडिंग हियर। 2019 का पेपर हमने आज पूरा कर लिया है। इन नेक्स्ट वीडियो आई विल कम सम अदर एग्ज़ाम। टिल दैट टाइम वॉच द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, और जो पुराने वीडियो भी अगर आपने नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। मटेरियल आर वेरी गुड एंड वेरी इफ़ेक्टिव। थैंक यू।